नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं हिंदी के प्रारंभिक समय की कहानी, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कहानी मंझली रानी। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर नाम के एक गांव में संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव था और उनकी प्रसिद्धि का आधार उनकी झांसी की रानी नामक एक प्रसिद्ध कविता ही रही। सुभद्रा कुमारी जी का विवाह खांडवा मध्य प्रदेश के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ। पति के साथ वे महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ी और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं करने लगी। राष्ट्र प्रेम पर उनकी लिखी हुई कविताएं लोगों में आज भी ओज का संचार करती हैं। आपका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ, पर कहानी लेखिका भी वह रही हैं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिखे: बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में आपका निधन हो गया। ऐसी महान साहित्यिक विभूति की प्रसिद्ध कहानी है मंझली रानी। तो आइए चलते हैं कहानी पर। वे मेरे कौन थे, मैं क्या बताऊं। वैसे देखा जाए तो वो मेरे कोई भी नहीं होते भी तो कैसे। मैं ब्राह्मण, वे क्षत्रिय, मैं स्त्री, वे पुरुष, फिर ना तो रिश्तेदार थे ना ही मित्र। आह, ये मैंने क्या कह डाला। मैंने मित्र? भला किसी स्त्री का कोई पुरुष मित्र भी हो सकता है? और यदि हो भी तो क्या समाज इसे बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो किसी पुरुष का स्त्री के साथ मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से किसी प्रकार का व्यवहार रखती है, प्रेम से बातचीत करती है, तो वह स्त्री भ्रष्टा है, चरित्रहीना है। नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का क्या मतलब। खैर, ना तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है, ना समाज से कुछ सरोकार। समाज ने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका, फिर मैं क्यों समाज की परवाह करूं। मेरे माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े मेरे 3 भाई थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण घर पर मेरा लालन पालन बड़े प्यार से हुआ। मेरे 2 भाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती। यहाँ तक कि वे मेरा विवाह 9 साल की उम्र में करके गौरी दान की अच्छे पुण्य के भागी बनना चाहते थे। कई लोगों के और विशेषकर मेरे भाइयों के विरोध के कारण वे ऐसा न कर सके। जब मैं 5वीं में अंग्रेजी पढ़ रही थी और मेरी आयु 14 साल के लगभग थी, तो मेरे पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई। वे योग्य वर की खोज में ही थे कि संयोग से ललितपुर के तालुकेदार राजा राम मोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने आए। कस्बे से लगा हुआ एक जंगल था जहाँ शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल के बाहर कस्बे के पास ही था। कस्बे वालों के लिए यह एक खास तमाशा हो गया। उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बजता, कभी नाच गाना होता। लोग बिना पैसे का तमाशा देखने को झुंड के झुंड जमा हो जाते। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत से फल, मेवा और मिठाई इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियां और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी से लौटते हुए देखा और उत्सुक नेत्रों से देखने लगे। किंतु उस सवारी पर बैठकर मैं अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं भी कहीं की रानी हूँ, और मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलावा भेजा और उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पे ही नहीं पड़ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि वे सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोंकी और माँ से बोले, लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तारा का विवाह राजा साहब के मंझले लड़के से तय हो गया। माता पिता दोनों ही संबंध से बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तालुकेदार के विलासी लड़के से जो मामूली हिंदी पढ़ा लिखा है तय हुआ है, तो उन्होंने बहुत विरोध किया। किंतु उनके विरोध को कौन सुनता था। पिताजी ने तो अपनी हट पकड़ ली। उनके समझाने से कि
उनकी समझ में इससे अच्छा घर और वर मेरे लिए कहीं नहीं हो सकता। सबसे अधिक आकर्षण इस बात का था कि वह वर बहुत बड़े खानदान, बीसों बिस्वों के कन्वजियों के घर का लड़का था। फिर राजा से रिश्तेदारी कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा साहब ने ही दिया था, नहीं तो क्या भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी यह प्रस्ताव ले सकते थे? सबसे बढ़कर यह बात थी, दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं था। कुछ भी न देकर इतने बड़े घर में लड़की ब्याह जाना, फिर भला इतने बड़े आकर्षण को पिताजी कैसे ना मानते? पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करते रहते तो तारा मेरी रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में मैं फूली फूली फिरती। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा न लगता, किंतु मैं उनके सामने कुछ न कह सकती थी। खैर, भाइयों के बहुत विरोध करने पर भी मेरा विवाह मंझले राजा मनमोहन के साथ हो गया। फूलों से सजी हमारी मोटर पर बैठकर मैं ससुराल रवाना हुई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच केवल 27 मील का अंतर था, इसीलिए बारात मोटर से ही आई और गई। जीवन में पहली बार मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हवा में उड़ रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद भी जरा जी ना भरा था। यही चाहती थी कि रास्ता लंबा हो जाए, मैं मोटर पर घूमूं, किंतु यह क्या संभव था? आखिर तो एक बड़े महल के जनाने दरवाजे पर मोटर खड़ी हो गई। सास तो थी ही नहीं, इसीलिए मेरी जिठानी बड़ी रानी जी परछन कर मुझे उतार ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। स्त्रियां बारी बारी मेरा मुंह खोलकर देखने लगी। कोई रुपया, कोई छोटे मोटे जेवर या कपड़े मेरी मुंह दिखाई में दे देकर जाने लगी। मेरी जिठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ बोली नहीं, करके मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मैंने सुना वे पास के किसी कमरे में किसी से कह रही थी, देखा बहू को, क्या तारीफ के पुल बांध रहे थे। ससुर जी के कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा है, पर न रूप न रंग, न जाने क्यों सुंदर कह कर के कंगले की बेटी ब्याह कर अपनी इज्जत हल्की की। रोटी बेटी का ब्याह तो अपनी बिरादरी वालों में बराबरी में होता है। बिरजू की माँ पर ससुर जी के इसके रूप के बिल्कुल लट्टू हो जाने पर वह खुश नहीं थी। मैं सुंदर नहीं तो क्या मुझे सुंदरता की परख भी नहीं? ना जाने कितनी सुंदरियां देखी हैं, यह तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं। मालूम होता उम्र के साथ साथ ससुर जी भी झटिया गए हैं। मंझले राजा को डुबो दिया। बिरजू की माँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सुंदर तो है रानी जी, वैसे आप लोग हैं, जैसे आप लोग हैं वैसी है, अभी बच्ची है, जवान होगी तो रूप निखर आएगा। बड़ी रानी तिलमिला उठी और बोली, रूप निखरेगा पत्थर, होनहार बिरवान के होत चिकनी पात, निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है। फिर वे जग विरक्त के भाव से बोली, जाने दो, अच्छा हो या बुरा मुझे क्या करना। जब मैं वहाँ अकेली रह गई और सारी औरतें चली गई तो मेरी माँ के घर के खवासन ने सूना कमरा देख मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर मैंने एक बार अपना मुंह ध्यान से देखा, फिर रख दिया। ढूंढने से मुझे अपने रंग रूप में कोई ऐब नहीं नजर आया। पहली बार केवल 5 दिन ससुराल में रहकर मैं अपने पिता के साथ मैके आ गई। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्ष की तरह मालूम हुए। मैंने जो रानी पने का सुनहला सपना देखा था वह चूर हो गया। ससुराल से लौटकर मैंने कुछ नहीं कहा, किंतु खवासन ने वहाँ के सब हालचाल बताए। माँ ने कहा, तो क्या रानी केवल कहने के लिए होती है? भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया गुजरा है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना सवा महीना ही रह पाई। मुझे बुलावे के लिए ससुराल से संदेशा आया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते, न चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे भी नहीं अच्छा लगा, किंतु क्या करती, लाचार थी। सावन में जब लड़कियां ससुराल से मैके आती हैं, मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंद होने चली। देवर के साथ फिर मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपना छोटा सा हारमोनियम भी साथ रख लिया। फिर ससुराल पहुंची। पहली बार तो मेरे साथ माँ के घर की खवासन थी। इस बार उस हारमोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर मेरा कोई न था। मेरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे घबराया करता। घर में कोई ऐसा नहीं था जिससे घंटे 2 घंटे बातचीत करती। केवल छोटे राजा, मेरे देवर, जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती थी, किंतु वे भी मेरे पास कभी कभी आया करते थे और अधिकतर बड़ी रानी की नज़र बचाकर ही आते। मैं सारा दिन पुस्तकें पढ़ती, पर पुस्तकें थी ही कितनी, 8-10 बार पढ़ गई। छोटे राजा कभी कभी मुझे अखबार ला कर दिया करते थे, किंतु सबकी आंख बचाकर।
घर में सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थी। मुझे घर में कोई काम न करना पड़ता था। मेरी सेवा में भी 2 दासियां सदा बनी रहती थी, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि मैं उनके बीच में कैद हूँ, क्योंकि मेरी राई रत्ती भी बड़ी रानी के पास सूचना दी जाती थी। उन दासियों से मैं यदि किसी को किसी काम के लिए कहीं भेजना चाहती तो वो मेरे कहने मात्र से कहीं न जा सकती थी। उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना पड़ता था। यदि उधर से स्वीकृति मिल जाती तो मेरा काम होता, अन्यथा नहीं। इस प्रकार हर माह मुझे खजाने से हाथ खर्च के लिए 150 रुपये मिलते थे, किंतु क्या मजाल कि उनमें से एक पाई भी महाराजा से पूछे बिना खर्च कर दूं। भीतर के शासन की बागडोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा यानी मेरे ससुर के हाथ में। मेरे पति मंझले राजा बड़े ही विलास प्रिय, मदिरा सेवी, शिकार के शौकीन और ना जाने क्या क्या थे। मैं क्या बताऊं, वे बहुत सुंदर भी थे, किंतु उनके दर्शन मुझे दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी घंटे आध घंटे के लिए वे मेरे कमरे में आ जाते तो मेरा अहोभाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार जी भर पीने के लिए मेरी आंखें तक प्यासी थी, किंतु मेरे जीवन में यह अवसर कभी ना आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किसी प्रकार अपने जीवन को घसीटे जा रही थी। इस समय मेरा अंधकारपूर्ण जीवन प्रकाश की एक सुनहली किरण के आगमन से खुश हुआ। छोटे राजा की उम्र मात्र 17-18 साल की थी। वे बड़े नेक और होनहार युवक थे। घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्हीं को था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे और एक मास्टर बाबू उन्हें पढ़ाया करते थे। घर में आने जाने पर उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के ही जिम्मे था, इसीलिए वे घर में सबसे ज़्यादा परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज़ थी। उन्हें मेरी चाल ढाल रहन सहन जरा भी नहीं सुहाती। वे हर बात में मेरे ऐब निकालने की फिराक में रहती। तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बात को वो परिचित या परिचितों को जो कोई आता जाता उससे कहती। शायद वे मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। यही बात उन्होंने मास्टर साहब के साथ भी की। वे तो घर में रोज ही आते थे और रोज उनसे मेरी शिकायत होने लगी, किंतु इसका उल्टा असर हुआ। मैंने देखा तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति अधिक मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता। वे बहुधा मुझसे गाने का आग्रह करते। मुझे अब गाने बजाने की ओर विशेष रुचि नहीं रह गई, किंतु छोटे राजा के आग्रह से मैं कभी कभी गा दिया करती। एक दिन की बात, जाड़े के दिन थे, आकाश बादलों से ढका था। मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए, मुझसे बोले, मंझली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने बहुत टाल मटोल की, किंतु राजा ना माने। उन्होंने बाजा उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने हारमोनियम पर गीत गोविंद का यह पद छेड़ा, विरहित हरिहित सरस बसंते नृत्यति युवति जनीनम सम सखी विरहि जनस्य दुरंते। मास्टर बाबू भी न जाने कैसे और कहाँ से आ गए और पीछे चुपचाप खड़े हो गए। छोटे राजा की मुस्कुराहट से मैं भाप गई। फिर पीछे जो देखा तो हारमोनियम सरकाकर मैं चुपचाप बैठ गई। वे भी हंसकर बैठ गए। बोले, मंझली रानी आप तो इतना अच्छा गा सकती हैं, ये मैंने आज ही जाना। छोटे राजा, अच्छा ना गाती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके गाने पर अपना समय नष्ट करता। इधर उधर की बातें हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आ गईं। क्रोध से बोली, यह घर तो अब भले आदमी के रहने के लायक नहीं रह गया। लाज शर्म तो जैसे धो के पी ली गई हो। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की है वैसी ही हल्की बातें यहाँ भी करती है। पास पड़ोस वाले सुनने होंगे तो क्या कहेंगे, यही ना कि मंझले राजा की रानी रंडियों की तरह गा रही है। बाबा रे बाबा, इस कुल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुल को तो ना लजवाओ देवी, बाप के घर जाना तो ये करना, भीतर क्या चाहे सड़क पर गाना, किंतु यहाँ ये सब ना हो पावेगा। घर के भीतर बैठी बैठी चाहे जो करो, वह आदमियों की तो ना कटती है। एक सांस में इतनी सा बातें कह बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा, शराब पीकर रंडियों की बाह में बाह डालकर टहलने में नाक नहीं कटती, गरीबों पर मनमाने जुल्म करने में नाक नहीं कटती, मेरे गाने से नाक कटती है। आज से मैं बाजे को हाथ न लगाऊंगी। उस दिन से मैंने बाजे को कभी न छुआ और न छोटे राजा ने कभी मुझसे गाने का आग्रह किया। यदि वे आग्रह करते तब भी मैं बाजा छूने का साहस न करती। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर साहब छोटे राजा को ऊपर पढ़ाकर नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर मेरी उनसे भेंट हो गई। वे ठिठक कर बोले, कैसी हो मंझली रानी? जीती हूँ, खुश रहा करो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ नहीं लाभ।
जी कैसे समझाऊं मास्टर बाबू, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, उनसे अच्छा साथी संसार में कोई नहीं। पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें कहाँ से लाऊं? लाने का जिम्मा मेरा। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दें तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। यह कौन सी बड़ी बात है मंजली रानी, मेरे पास बहुत सी पुस्तकें हैं, उन्हीं में से कुछ तुमको दे दूंगा। इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हुई मैं ऊपर चली गई और वे बाहर चले गए। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो बड़ी रानी खड़ी तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैं कुछ भी बोलकर नीची निगाह किए हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से कुछ पहले ही आए। उनके हाथ में कुछ पुस्तकें थी। वे छोटे राजा के कमरे में न जाकर सीधे मेरे कमरे में आए और बाहर से ही आवाज़ दी, किंतु दोनों दासियों में से इस समय एक भी हाजिर न थी। इसीलिए मैंने ही उनसे कहा, आइए मास्टर बाबू। वे आकर बैठ गए। किताबें और लेखक का नाम बतलाकर वे मुझे किताबें देने लगे। यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा। ये 2 भाग हैं। प्रेमचंद बाबू जी की रंगभूमि, इसके भी 2 भाग हैं। यह मैथिली शरण बाबू का साकेत और यह पंत जी का पल्लव। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। जब तुम इन्हें पढ़ लोगी तो मैं और ला दूंगा। इतने के बाद वे साकेत उठाकर उर्मिला से लक्ष्मण की विदा का जो सुंदर चित्र मैथिली बाबू ने अंकित किया था मुझे पढ़कर सुनाने लगे। इतने में ही मुझे वहाँ बड़ी रानी की झलक दिख पड़ी और उसके साथ मेरे कमरे के दरवाजे फटाक से बंद हो गए। मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ फिर दरवाजे की तरफ देखा, फिर बोले, भाई यह दरवाज़ा किसने बंद किया? खोल दो। जब कोई उत्तर ना मिला तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने तीव्र स्वर में कहा, यह दरवाज़ा किसने बंद किया? खोलो। क्या मालूम नहीं हम लोग भीतर बैठे हैं? बड़ी रानी का कर्कश स्वर सुनाई दिया, ठहरो, अभी खोल दिया जाएगा। तुम लोग भीतर हो ना, यही दिखाने के लिए तो दरवाज़ा बंद किया गया है। पर दरवाज़ा खोलने वाले भी तो जरा आ जाएं। यह नारकीय लीला अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। नारकीय लीला? मेरा माथा ठनका। हे भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नारकीय लीला है? इस प्रकार लगभग 15 मिनट हम लोग बंद रहे। गुस्से में मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था। उधर बाहर बड़े राजा, मंझले राजा और महाराजा की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही कमरे का दरवाज़ा खुल गया। बड़ी रानी बोली, मेरी बातों पर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अब अपनी आंखों से देखो। आंखें तो धोखा नहीं दे सकती ना। आज तक मैंने मंझले राजा की विलासी मूर्ति देखी थी, आज मैंने उनका रौद्र रूप देखा। क्रोध से पैर पटकते हुए बोले, किरण कुमार, इस कमरे में तुम किसके हुक्म से आए? मास्टर बाबू भी उसी स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म है? बड़े राजा, मास्टर बाबू आप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है। वे, मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए। मैं पापी नहीं हूँ जो कायर की तरह भाग जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं और मंझली रानी दोनों ही पवित्र हैं और निर्दोष हैं। यह हरकत ईर्ष्या और जलन के कारण की गई है। बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं ईर्ष्या करूंगी तुमसे? तुम हो किस खेत की मूली? मैं तुम्हें समझती क्या हूँ जो तुमसे ईर्ष्या करूँ? अदना सा एक नौकर और यह कल की छोकरी जो किसी रईस के घर की नहीं, तो मैं क्या इससे ईर्ष्या करूंगी? और फिर बड़े राजा की तरफ मुड़कर बोली, तुम इसे ठोकर मारकर निकलवा क्यों नहीं देते? तुम्हारे सामने ही खड़ा खड़ा जवान लड़ा रहा है और तुम सुन रहे हो। पहले ही कहा था ना, नौकर चाकर को ज्यादा मुंह न लगाया करो। महाराज गुस्से से बोले, किरण अब तुम चले जाओ। इसी समय न जाने कहाँ से छोटे राजा आ पड़े और मास्टर बाबू को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लिवा ले गए। वे चले गए। मुझ पर क्या बीती होगी कहने की आवश्यकता नहीं, समझ लेने की क्या बात है। नतीजा यह हुआ कि उस दिन एक चिट्ठी के साथ समय सदा के लिए विदा कर दी गई। एक इक्के पर बैठाकर चपरासी मुझे माँ के घर पहुंचा गया। मेरी चिट्ठी मेरे पिताजी के नाम थी, जिसमें लिखा था कि आपकी पुत्री भ्रष्टा है, इसने हमारे कुल में दाग लगा दिया, इसके लिए अब हमारे घर में जगह नहीं है। इस बात से सारे मोहल्ले भर में मेरे भ्रष्टाचार की बात फैल गई। यहाँ तक कि मेरे पिताजी घर पहुँचने से पहले ही यह बात उन तक पहुँच गई। जब मैं पिताजी के घर शाम को पहुँची, इसी बीच माता जी का देहांत हो चुका था। भाई कॉलेज में थे। घर पर मुझे केवल पिताजी मिले। उन्होंने मुझे अंदर ना जाने दिया, बाहर दलान में ही बिठाया। चिट्ठी पढ़ने के बाद वे तड़प उठे। बोले, जब यह भ्रष्ट हो चुकी है तो इसे यहाँ क्यों लाए? रास्ते में कोई खाई खंदक ना मिला जहाँ इसको ढकेल देते? मैं इसे अपने घर ना रखूँगा, जाए कहीं भी मरे, मुझे क्या करना। मैं पिताजी के पैरों पर लौट गई। रोती रोती बोली, पिताजी मैं निर्दोष हूँ। पिताजी 2 कदम पीछे हट गए और कड़क कर बोले, दूर रह चंडालिन। निर्दोष होती तो इतना यह बवंडर ही क्यों उठता? उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो बैठे बैठाए अपनी बदनामी करवाते? जा, जहाँ जगह मिले
समा जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। क्या करे, अंग्रेजी राज्य न होता तो बोटी बोटी काट कर फेंक देता। इस हो हल्ला में समाज के कई ऊंची नाक वाले अगुआ और कई पास पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। सबने मेरे भ्रष्टाचरण की बात सुनी और घृणा से मुंह बिचकाया। एक बोला, नहीं भाई, अब तो यह घर में रखने लायक नहीं रही। जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया तो क्या पंडित राम भजन अपने घर रखकर जाति में अपना हुक्का पानी बंद कराएंगे। दूसरे ने पिताजी को पानी पर चढ़ाया। अरे भाई, घर में रखे तो रखने दो, इनकी लड़की है, पर हमें तो पंडित जी के दरवाजे पर पैर नहीं रखना। मैं फिर एक बार भीतर जाने के लिए दरवाजे की तरफ झुकी, किंतु पिताजी ने एक झटके के साथ मुझे दरवाजे से कई दूर हाथ पीछे फेंक दिया। कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था। वे मुझे घर में रख क्या जात से भी बाहर हो जाते। मैं दूर जा गिरी और गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मेरे घर का दरवाजा बंद हो चुका था और मोहल्ले भर में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल कभी कभी एक दो कुत्तों के भूकने का शब्द सुनाई पड़ रहा था। मैं उठी, बहुत कुछ सोचने के बाद स्टेशन की तरफ चली। एक कुत्ता भौंक उठा, जैसे कह रहा हो कि अब इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जब मैं स्टेशन पहुंची तो एक गाड़ी तैयार खड़ी थी। बिना कुछ सोचे विचारे मैं गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में बैठ गई। गाड़ी कितनी देर तक चलती रही, कहाँ कहाँ खड़ी हुई, कौन कौन से स्टेशन आए, मुझे कुछ पता नहीं। किंतु सवेरे जब ट्रेन कानपुर पहुंचकर रुक गई और एक रेलवे कर्मचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा तो जैसे मैं सोते से जाग पड़ी। मैंने देखा पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई है। स्टेशन पर भी यात्री बहुत कम थे। ट्रेन से उतरकर मैं समझ में नहीं पाई कि कहाँ जाऊं। कल इस समय तक जो एक महल की रानी थी, आज उसे खड़े होने के लिए स्थान भी नहीं। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि सत्याग्रह का संग्राम तो छिड़ा ही है, क्यों ना मैं भी चलकर स्वयं सेविका बन जाऊं और देश सेवा में जीवन बिता दूं। पूछती हुई मैं किसी प्रकार कांग्रेस के दफ्तर पहुंची। वहां पर 2-3 व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे पास किसी कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र है? मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वयं सेविका बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैं इसी प्रकार कई संस्थाओं और सुधारकों के दरवाजे दरवाजे भटकती रही, किंतु मुझे कहीं आश्रय नहीं मिला। विवश होकर मैं भूखी प्यासी चल पड़ी, किंतु कहाँ जाती। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया। मैं आज रानी से पथ की भिखारिन हो चुकी थी। मेरे सामने अब भिक्षावृत्ति को छोड़कर कोई दूसरा ही उपाय नहीं था। इसी समय न जाने कहाँ से भिखारिन बुढ़िया भी उसी पेड़ के नीचे छोटी छोटी पोटलियां लिए हुए आकर बैठ गई। बड़े इत्मीनान के साथ अपने दिन भर के मांगे हुए आटे दाल चावल को अपने चीथड़ों में अच्छी तरह बांध बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी ओर देखा। दुख में एक प्रकार का आकर्षण होता है, जिसमें क्षण भर में ही हम दोनों को एक साथ कर दिया। भिखारिन बहुत बूढ़ी थी, उसकी आंखों से कम दिखता था। भिक्षावृत्ति करने के लिए अब उसे किसी साथी या सहारे की जरूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगी। मैंने कई बार आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु उस समय ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई हाथ पकड़ लेता हो। मैं आत्मघात भी ना कर सकी। लगातार 1 साल तक भिखारिन के साथ रहकर मुझे भीख मांगना ना आया। आता भी कैसे? मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई चलती, भीख वही मांगती। मैं जवान थी, सुंदर थी, फट्टे चिथड़े और मैले कुचैले वेश में भी अपना रूप न छिपा सकी। मेरा रूप ही मेरा हर जगह दुश्मन हो जाता। अपने सतीत्व की रक्षा है तो मुझे बहुत सचेत रहना पड़ता था, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी स्थान बदलना पड़ता था। मेरे बदन की साड़ी फटकर तार तार हो गई। बदन ढकने के लिए साबुत कपड़ा न था। प्रयाग में माघी अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। बुढ़िया ने कहा वहाँ चलने पर हमें 3-4 महीने खाने को मिल जाएगा और कपड़े के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। मैं बूढ़ी के साथ पैदल ही चलती। मांगते खाते कई दिनों में हम लोग प्रयाग पहुँचे। यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता है। दूर दूर से बहुत से यात्री आते हैं। हम लोग रोज सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाते और दिन भर भिक्षा मांगकर शाम को एक पेड़ के नीचे अलाव जलाकर सो जाते। एक दिन इसी प्रकार शाम को जब हम भिक्षावृत्ति के बाद लौट रहे थे, एक बग्घी निकली जिसमें कुछ स्त्रियां थीं। बुढ़िया 1 पैसे के लिए हाथ फैलाकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर से 1 पैसा फेंका गया। शाम को धुंधले प्रकाश में बुढ़िया जल्दी पैसा देख ना सकी। वह पैसा देखने के लिए कुछ देर झुकी रही। उसी समय एक मोटर पीछे से और सामने से आ गई। बुढ़िया ने बचना चाहा, मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ ही गई। उसे गहरी चोट लगी। उसे बचाने की चेष्टा में मुझे भी काफ़ी चोटें आई।
जिस मोटर की चपेट में हम लोग आए उस मोटर वाले ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, किंतु दूसरी मोटर वाले रुक गए। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे। मेरे मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में पाया। एक खाट पर मैं पड़ी थी। मेरे पास ही दूसरी खाट पर भिखारिन मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मैं खाट से उठकर बैठने लगी तो मास्टर बाबू पास की कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उठते हुए देखकर पास आकर बोले, आप अभी मत उठें, बिना डॉक्टर की अनुमति आपको खाट से नहीं उठना है। क्यों? मैं पथ की भिखारिन, मुझे ये साफ सुथरे कपड़े नरम बिछौने क्यों चाहिए? कल से तो मुझे फिर वही गली गली ठोकरें खानी है ना। मैं उनकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। वे बड़े ही करुण स्वर से बोले, मंझली रानी, क्या तुम मुझे क्षमा ना करोगी? तुम्हारा अपराधी तो मैं ही हूँ ना। मेरे ही कारण तुम आज राज रानी से पथ की भिखारिन हो गई हो। जब मुझे उन्होंने मंझली रानी कहकर बुलाया तो मैं चौंक पड़ी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, मास्टर बाबू। 2-3 दिन में मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गई, परंतु भिखारिन की हालत न सुधरी। एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके अंतिम संस्कार से निवृत्त होकर मैं मास्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी, किंतु मैं भी अभी तक न जान सकी कि वे मेरे कौन हैं। मुझे पता वे मुझ पर माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह अनेक सलाह देते हैं, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ ना होते हुए भी वे मेरे सब कुछ हैं और सब कुछ होते हुए भी वे मेरे कुछ नहीं। तो इस तरह आप लोगों ने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कहानी मंझली रानी। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल पर UGC नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का भी वाचन किया गया है, तो आप लोग उन्हें भी सुनें और लाभ प्राप्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिंद।